वेरी मच। आप सब लोग यहाँ पर आए इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, सबसे पहले तो उसका शुक्रिया। आप सबको मेरी सत श्री अकाल। आज आई तो थोड़ा टाइम था सवेरे और जाकर मत्था टेका हरमंदिर साहब में, सबके लिए प्रार्थना की। मुझे नहीं पता कैंट का क्या मतलब होता है, लेकिन जो भी होता है अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं दबंग होता है। ओके, साढ़े माजे जेड़ा दबंग होंदा नु कैंट कहंदे। ओके, मुझे बोला गया था कॉफी पिलाई जाएगी, मैं तो किसी के हाथ में कॉफी नहीं देख रही हूँ, शायद बाहर होगी। ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं इस पर 2-4 शब्द बोलकर और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक लेट्स कीप इट कॉन्वर्सेशनल। 48 पेजेस, 48 पन्ने का ये हमारा मैनिफेस्टो है। 15,329 शब्द, 15,329 वर्ड्स, 48 पेज डॉक्यूमेंट। और ये हमने कोई कमरे में बैठकर 2 लोगों की मर्जी से कहीं किसी को बुलाकर नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो या ये न्याय पत्र जिसको हम कह रहे हैं, इसकी शुरुआत सितंबर 2022 में हो गई थी। 7 सितंबर 2022 को जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल रहे थे इस देश को जोड़ने के लिए, तो वो उन तमाम लोगों से मिले। कोई यंग था, कोई ओल्ड था, कोई बुजुर्ग था, कोई अमीर था, गरीब था, बेरोजगार था, किसान था, मजदूर था, हर तरह के लोगों से मिले। और इन लोगों ने जो अपनी बातें बताई, इन लोगों ने जो बताया कि हमारी क्या आशाएं, व्हाट इज इट दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, व्हाट इज इट दैट वी वांट, वेयर आर द लैक्यूनास, इश्यूज कहां पर हैं, उन लोगों ने जो बातें बताई, जिन अजनबियों के उन्होंने आंसू पोंछे, जो उन्होंने बातें बताई, उसका निचोड़ ये मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में मणिपुर से जब मुंबई उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, जनवरी से शुरू होकर जो अभी खत्म हुई चुनाव के जस्ट पहले, उसमें जब वो यंगस्टर्स से मिले, बेरोजगारों से मिले, मैकेनिक से मिले, कारपेंटर से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, उनकी बात सुनकर यह मैनिफेस्टो बनाया गया है। और इस मैनिफेस्टो के 5 बिग पिलर्स जिसको कहते हैं, जो 5 मुख्य स्तंभ, और मैं बस उसी की बात करके अपनी बात खत्म करूंगी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और मैं शुरुआत युवा न्याय से करूंगी, क्योंकि बहुत सारे युवा जहां जाती हूं दिखते हैं। इस देश का 65% आबादी, 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। कहीं पर भी पत्थर मारिए तो आवाज आएगी रोजगार रोजगार, लेकिन यह सरकार रोजगार की बात नहीं करती। और मुझे फक्र है एक बात का कि 48 पेज का जो हमारा न्याय पत्र है, ये हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में बनाई है। तो मैं युवा न्याय की बात करती हूं, और हम साफ तौर से मानते हैं कि 30 लाख सरकारी पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हुए हैं। वो क्यों खाली पड़े हैं जब आपकी बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ऊपर है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। लेकिन हमने भी डिसाइड किया है कि अगस्त में जब हमारी सरकार बनेगी, अगस्त की 15 तारीख से ये 30 लाख सरकारी पद भरने शुरू हो जाएंगे युवा न्याय के अंतर्गत। हमारा मानना है कि डिग्री और डिप्लोमा धारकों को 1 साल का एक स्टाइपेंड प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट होगा। 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8500 रुपीज अ मंथ, वहां पर हम देने जा रहे हैं। हमारा मानना, और यहां पर बहुत सारे लोग उन परिवारों से आते होंगे जिनके घर का कोई ना कोई व्यक्ति सेना में जरूर है। मेरे परिवार के लोग सेना में है। सेना का काम या आर्मी का काम या नेवी का काम या एयरफोर्स का काम या ठेके पर नहीं हो सकता है। आपने ठेके पर डॉक्टर कर लिए, आपने ठेके पर टीचर कर लिए, अब आप इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ठेके पर करना चाहते हैं। मतलब क्या बात है कि 73 साल का प्रधानमंत्री हर होर्डिंग पे अपनी फोटो लगाकर आपसे 5 साल और मांग रहा है, लेकिन 24 साल के लड़के को कह रहा है तुम रिटायर हो जाओ, तुम घर जाओ। ये क्या तमाशा है इस देश में? और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो यहां का बॉर्डर हो वाघा का, या चाहे रेगिस्तान की तपती हुई रत हो, या हड्डी गलाने वाली ठंड हो सियाचिन की, वहां पर जो तैनात सैनिक है उसमें भेदभाव आप नहीं कर सकते कि तुम परमानेंट वाले हो और तुम्हें अभी 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा। तो अग्निवीर जैसी जो गलत योजना मोदी जी लेकर आए हैं, इसको हम पूरी तरह से स्क्रैप करेंगे। और जैसे सेना में नौकरी या नियुक्ति होती थी वो बहाल की जाएगी। वी हैव नो डाउट व्हाटसोएवर दैट इन अ यंग नेशन, इन अ डेवलपिंग नेशन, टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, we cannot have a scheme like Agniveer.
ये बात मैंने की युवा न्याय की, और तमाम ऐसी चीजें, एजुकेशन लोन्स फॉर इंस्टेंस। मिडिल क्लास की बात बहुत कम लोग करते हैं, कोई बहुत गरीब की बात करता है, मोदी जी बहुत अमीर की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात कभी कभी रह जाती है। एजुकेशन लोन्स एक इतना बड़ा बर्डन है आज मिडिल क्लास पे, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले लिया, नौकरी लग नहीं रही है, क्या किया जाए अब? तो उस एजुकेशन लोन का निवारण यह है कि हम एजुकेशन लोन एक कट ऑफ डेट दिसंबर 2023 तक आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स माफ करेंगे। यह हमने अपने न्याय पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। मैं दूसरी बात करना चाहती हूं नारी न्याय की, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू सी सो मेनी वुमेन। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं जहां जाती हूं महिलाएं बहुत कम दिखती हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। टेबल के इस तरफ भी कम रहती हैं, टेबल के उस तरफ भी कम रहती हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यहां पर इतनी सारी महिलाएं हैं। आप लोग यहां पर आए, उसका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में भी दो तरह की महिलाएं हैं, एक महिला जो गरीब है और एक महिला जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी करना चाहती है, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती है। वी हैव नो डाउट व्हाटसोएवर कि सरकारी नौकरियों में जो अब नई सरकारी नौकरियां आएंगी उसमें 50% आरक्षण हम महिलाओं के लिए करेंगे, जिससे कि महिला अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने, हर उस पद पर पहुंचे जहां पर महिला नहीं है। आधी आबादी और रिप्रेजेंटेशन 10%, 15%, क्यों हम इतने कम हैं? एक वो, और दूसरा महालक्ष्मी एक योजना है जहां पर हम गरीब महिलाओं के हाथ में 1 लाख रुपए सालाना ट्रांसफर करेंगे, 8500 रुपए महीना। और ये बहुत बड़ी बात है और इस पर मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूं। एक महिला के हाथ में जब पैसा आता है तो वो सबसे लेटेस्ट कार का मॉडल नहीं खरीदती है, वो देखती है कि मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसे बेटर हो सकती है, मेरा बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ सकता है, अगर स्वास्थ्य की सेवा चाहिए वो मैं बेटर डॉक्टर को कैसे दिखा सकती हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब महिला के हाथ में जो 8500 रुपए महीना आएगा वो कहीं ना कहीं जरूर उसको समृद्ध और संबल भी बनाएगा, और साथ ही साथ हमारी ये जो सारी बातें हैं, चाहे 1 लाख स्टाइपेंड, और अभी जब मैं किसानों की बात करूंगी, ये जो अर्थव्यवस्था, ये जो इकोनॉमी पूरी तरह से मृत और मुर्दा पड़ गई है, डोरमेंट, कंप्लीटली रूइंड इकोनॉमी। अगर आपको उस इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो 60% कंजम्पशन हमारी जीडीपी का हिस्सा है, आपको कंजम्पशन को रिवाइव करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे और वो वर्चुअस साइकिल रिवाइव हो जाएगी। आप ज्यादा चप्पलें खरीदिएगा, चप्पल बनाने वाली कंपनी ज्यादा चप्पलें बनाएगी, ज्यादा कंपनी बनाएगी चप्पलें तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखेगी, जितनी ज्यादा नौकरी होगी उतना ज्यादा पैसा होगा लोगों का हाथ में। तो ये एक वर्चुअस साइकिल है जो ब्रेक हो गई है और इसी को हम दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये महिला न्याय की बात थी। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें अधिकार मैत्री है, पंचायत लेवल पर महिलाओं को अपने हक का नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कई बार कि अगर हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं हमारे पास क्या रेमेडीज हैं। तो एक अधिकार मैत्री, एक कंसल्टेंट, एक लीगल कंसल्टेंट हर पंचायत में करने की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में हूं और डंके की चोट पर किसानों की बात ना करूं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक किसी भी सरकार ने की हिम्मत नहीं हुई है कि किसानों के साथ वो करे जो इस सरकार ने 10 साल में किया है। हमने हमेशा, मुझे अभी भी याद है बचपन से आज तक, जब निबंध हमें लिखने को बोला जाता था, आई वाज इन लोरेटो लखनऊ एंड व्हेन दे टोल्ड मी टू राइट अ निबंध ऑन फार्मर्स, हिंदी में, तो हम लिखते थे अन्नदाता, किसान भी नहीं बोलते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि किसान जो काम करता है वो बहुत बड़ा रिस्क का काम है। धरती का कलेजा फाड़कर आप फसल उगा रहे हैं और वो फसल लहलहा रही है, पानी पड़ जाए, ओले पड़ जाए, आग लग जाए, सारी फसल चौपट। किसान तो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ जाता, वो फिर मेहनत करता है, फिर धरती को जोतता है, फसल लगाता है, उगाता है और फसल को काटता है और हम सबका पेट भरता है। और कौन है ये अन्नदाता? क्या ये सिर्फ किसानी का काम करते? इन्हीं के बच्चे तो हैं सरहद पे, और जब वो तिरंगे में लिपट के आते हैं तो किसान रोता नहीं है, उसको फक्र होता है कि उसका लड़का इस देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन उन्हीं किसानों पर, उन्हीं के लड़कों से लाठियां बरसाने का काम इस सरकार ने किया। 700 किसान 1.25 साल तक, हजारों किसान बैठे रहे दिल्ली की सरहद पर, 700 किसानों की शहादत हुई। ये इसका पाप किसके सर है? मैं पूछना चाहती हूं, किसान क्या मांग रहे थे? वो आपसे धन दौलत, सूरज चांद तारे मांग रहे थे? किसान तो सिर्फ सिंपल कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, हमें एमएसपी की आप लीगल गारंटी दीजिए। तो हमने तय किया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हम किसानों को देंगे।
हम कृषि को जीएसटी से मुक्त करेंगे और 16 लाख करोड़ आपने अपने मित्रों का माफ किया है, हम किसानों की कर्जा माफी करेंगे। पहले भी की थी यूपीए की सरकार ने और फिर करेंगे, क्योंकि ये जो 2 हिंदुस्तान मोदी जी ने बनाए हैं इससे मुझे आपत्ति है। और इसलिए आपत्ति है, एब्सोल्युटली अमीर होने चाहिए लोग, हर व्यक्ति का मुझे लगता है एम्बिशन होता है अमीर होना। यहां पर मैं किसी से भी पूछूंगी वो अमीर होना चाहता है, अमीर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 2 हिंदुस्तान मत बनाइए, दोनों के बीच में वो खाई मत कीजिए कि एक कारोबारी 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाए और एक किसान 27 रुपए दिन के कमाए। इनकी ही रिपोर्ट अगर मान लीजिए नीति आयोग की, तो 20% ऑफ दिस कंट्री, 20% इस देश की आबादी 46 रुपीज डेली पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। जिस कॉफी के लिए हम लोग बुलाए गए हैं शायद वो कॉफी भी नहीं आएगी उस 46 रुपए में, लेकिन उसी में वो दवाई, पढ़ाई, उसी में सब कुछ करने को मजबूर है। तो सोचना पड़ेगा कि क्या ये 2 हिंदुस्तान सस्टेनेबल है, क्या ये 2 हिंदुस्तान बनने चाहिए। तो जहां तक कृषि की बात है उसको जीएसटी से मुक्त करेंगे, किसानों की कर्जा माफी करेंगे और लीगल गारंटी एमएसपी की देंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होकर कहते हैं कि अरे इतना पैसा कहां से आएगा, आप लोग लुटा दीजिएगा, आप लोग बहा दीजिएगा। बीजेपी बहुत ये कहती है, बिल्कुल नहीं। आई वॉज एन इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर थी टाइम्स ग्रुप में, इकोनॉमिक टाइम्स चैनल में। 48 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, 2 से 2.25 लाख करोड़ की स्कीम महिलाओं की है। क्या इस देश की आधी आबादी को 2 से 2.25 लाख करोड़ भी हम नहीं दे सकते हैं 48 लाख करोड़ के बजट से? What numbers do we talk about? 16 लाख करोड़ अमीरों की, पूंजीपति की माफी हो सकती है, लेकिन किसान की या मजदूर की कर्जा माफी होगी तो सब लोग नाक भाव मुंह से कोड़ने लगते हैं, वो गलत है। और उसके बाद मैं बात करना चाहती हूं हमारे चौथे न्याय की, जो है श्रमिक न्याय। अमृतसर में जब आपको एकदम से घर पे कुछ खत्म हो जाता है तो आजकल एक नया ट्रेंड है, ब्लिंकिट कर लो दी, जल्दी से ब्लिंकिट मंगा लो, या आज खाना आना है तो स्विगी कर लेते हैं, जोमेटो कर लेते हैं, कार का ड्राइवर नहीं चलो आज उबर ओला से चल लेते हैं। ये जो एक नई गिग इकोनॉमी बन रही है इसमें बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, कुछ नंबर्स कहते हैं कुछ करोड़ लोग कार्यरत हैं। तो इनका कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अगर इनमें से किसी का आपके पास तेजी से आते वक्त पैर टूट जाए तो ये 6 महीने बिस्तर पे रहेंगे, इनका परिवार कहां से खाएगा किसी को नहीं पता है। तो एक गिग इकोनॉमी के लिए हम सामाजिक सुरक्षा पर कानून लाएंगे। हमने मनरेगा लाकर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली थी, उसका जो डेली वेज है वो 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे, मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे, और उसका गुड इफेक्ट जो है वो बाकी वेजेस पर भी होता है। और यही नहीं, मेरा अपना मानना है कि 25 लाख रुपए की जो हेल्थ स्कीम हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आज मिडिल क्लास फैमिली में भी अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसका इलाज करने में, उसकी टेस्टिंग में, उसके डायग्नोसिस में इतना पैसा लग जाता है कि बड़े बड़े मिडिल क्लास परिवार भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा अपना मानना है कि 25 लाख की एक हेल्थ स्कीम जो हमने राजस्थान में चलाई उसको हम फॉर द कंट्री एट लार्ज चलाना चाहते हैं। और हमने एक और चीज सोची है और वो करके रहेंगे, और वो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसको 10 किलो करेंगे। और इसके कारण हैं, हम ये इसलिए नहीं कर रहे मोदी जी की तरह कि बस रोटी की बात करो, रोजी की बात ही मत करो, रोजगार की बात करें तो आंखों पे पट्टी बांध लो, ये नहीं है। हमारा अपना मानना है रोजी की भी बात हो, रोटी की भी बात हो, और 10 किलो राशन हम कर्नाटका में और तेलंगाना में दे रहे हैं। उससे लोग ज्यादा प्रॉस्परस हुए हैं, ज्यादा न्यूट्रिशियस दे रहे हैं, अनाज देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक तरह की चीज नहीं देंगे, और उससे बहुत बड़ा फर्क आएगा गरीब तबके के लिए। और एंड में मैं बात करना चाहती हूं रिप्रेजेंटेशन की। कई बार लोग इससे थोड़े इन 5 स्टार होटल्स लाइक दिस लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या है। मैं एक टीवी चैनल पर थी, मुझे याद है आई थिंक अबाउट 2 months बैक, और एक बड़े विख्यात इंग्लिश एंकर उन्होंने मुझसे पूछा, कम ऑन सुप्रिया, हु टॉक्स अबाउट कास्ट, कौन बात करता है जाति की 2024 में। कल मैंने उनको एक वीडियो भेजा, और वो वीडियो मैंने उनको इसलिए भेजा क्योंकि एक लड़की है और वो यूपी के श्रावस्ती में, जो बहुत पिछड़े जिलों में से एक है, वहां पे बहुत दलित रहते हैं, वहां गई है। और वहां पर लोग उसको बता रहे हैं कि कैसे आज भी शादी ब्याह त्योहार में अगर हमारे दोस्त भी हैं उनके यहां जाते हैं तो हमें अलग बिठा के खिलाया जाता है। यूपी में चुनाव था, बरेली में एक दलित को इसलिए पीटा क्योंकि उसने अपनी मर्जी से वोट डाला, बीजेपी को वोट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर बीजेपी का नेता यूरिनेट करता है, पेशाब करता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है?
मेरा अपना मानना है कि दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े लोग और इवन गरीब सामान्य वर्ग, इनके लिए नीति निर्माण होना जरूरी है। सो कॉल्ड अपर कास्ट जिसको कहते हैं, उसमें गरीबों के लिए नीति निर्माण कौन कर रहा है? और यह तब होगा जब इस देश में एक्सरे होगा। आपके पैर में चोट आ जाए, आप डॉक्टर के पास जाइए, उस पर प्लास्टर लगेगा या कोल्ड कंप्रेस होगा या हॉट कंप्रेस होगा या सिर्फ क्रेप बैंडेज लगेगा, यह फैसला डॉक्टर एक्सरे के बाद करता है। और हम यही कह रहे हैं, एक्सरे कराइए, जातिगत जनगणना, इकोनॉमिक एंड सोशल जो जनगणना है वो कराइए, सामाजिक जनगणना कराइए। इससे क्यों पीछे हट रहे हैं मोदी जी? पता तो चले कौन कितना गरीब है। और दुनिया के देशों ने कोविड के बाद एक जातिगत जनगणना कराई है, इनफैक्ट जनगणना कराई है। हिंदुस्तान में वो क्यों नहीं हो रही है, ये समझ से बाहर है। हमारी सरकार बनेगी तो जनगणना जरूर होगी। और अंत में आपके सवालों से पहले, ये एक डॉक्यूमेंट है, एंड टू मी दिस इज द मोस्ट सेक्रेड डॉक्यूमेंट। इससे ज्यादा पवित्र, इससे ज्यादा सशक्त हम और आप आज इस कमरे में बैठकर बेबाकी से बात कर रहे हैं, वो इस किताब की वजह से है। और यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो हमें हक देता है अपनी बात करने का, भारत का संविधान जो हमें और आपको इक्वालिटी देता है, भारत का संविधान जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमृतसर में एक मजदूर और नरिमन पॉइंट पर बंबई में सबसे अमीर आदमी एक वोट का अधिकारी है। भारत का संविधान जो कहता है स्त्री हो या पुरुष हो, आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप इक्वल हैं। ये भारत का संविधान, और इस संविधान को बचाने की पूरी लड़ाई है, क्योंकि इसी संविधान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी संविधान पर, इसी लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो अगर यहां पर किसी को भी लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर बेटर ऑफ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर यह संविधान नहीं रहेगा तो यह देश नहीं चल सकता है। यह देश, जब हम आजाद हुए और विश्व के तमाम देश हमारे साथ आजाद हुए, कुछ ऑटोक्रेट्स बन गए, कुछ तानाशाही के अंतर्गत आ गए, लेकिन हमारे यहां आज भी लिबरल डेमोक्रेसी जीवित है। आज भी चुनाव होता है, आज भी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यह संविधान आपको वो ताकत देता है। तो इस संविधान को ध्यान से देखिए और इस संविधान को बचाने के लिए जरूर अपना वोट डालिएगा। आई विल नाउ टेक योर क्वेश्चंस। आई होप मैंने बहुत लंबा टाइम नहीं लिया और बहुत लंबा नहीं बोला। थैंक यू। Should I stand here and take questions? I'll sit there. Okay. Thank you. So, very well said, ma'am. I think guarantees ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। So now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ किसान परिवारों ਨਾਲ जुड़े हुए हैं, कईयों ने अपनी जमीन ठेके दी ने, तो वो ठेका भी उदों तक चलेगा जब तक किसानी प्रॉफिटेबल रहेगी, तो ठेके भी उन्नी चेर तक ही दे पाएंगे। सो सब तो पहला तो सब तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेड़ा मैं एक बात कहना चाह रही थी यहाँ पे और अपने कैंडिडेट के लिए कहना चाहती हूँ। आई विल जस्ट से इट फ्रॉम देयर। मुझे याद है वो दिन, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपके बीच आई हूँ और वोट मांग रही हूँ। आई रिमेंबर द डे जिस दिन पार्लियामेंट में वो बच्चे बेरोजगार थे और वो हताश होकर वेल में जंप किए, उसको बीजेपी ने पेंट किया कि वो आतंकवादी हैं। ये वो गरीब बच्चे, वो बेरोजगार थे, उन्होंने गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हम लोगों ने वो विजुअल्स देखे तो ऑब्वियसली मन में एकदम से संशय आता है। पार्लियामेंट में पहले भी अटैक हो चुका है। और मैं सच आपको बताती हूँ, जब मैं वो विजुअल्स देख रही थी तो काफी लोग वहां से दूर भागने लगे, एमपीज, और एक एमपी दौड़ता हुआ वहां पर आया और उन लोगों को काबू करने की कोशिश की, क्योंकि संशय सबको था कि हो सकता है कुछ बॉम्ब या कुछ ऐसा ना हो। और वो आपके एमपी थे, आपके एमपी वीर हैं, तो मिस्टर औजला वो वीर हैं। और मैं उनको देखकर, मैंने आज भी उनको ये कहा, मैंने कहा वो विजुअल मेरे दिमाग से नहीं जाता है कि जब इतना बड़ा संकट लग रहा था, कुछ भी हो सकता था, अनहोनी तो होती है और कुछ कभी भी हो सकती है, आप भागे नहीं और आपको लगा कि आपको बाकियों को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना वीर हो और जो बाकी लोगों के लिए संसद तक में अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो, ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जरूर। क्योंकि एमएसपी का मतलब क्या होता है? बीजेपी ने ये पेडल करना शुरू किया, इसमें 10 लाख करोड़ लग जाएंगे। एमएसपी का मतलब है कि उससे कम पर खरीद नहीं होगी।
सारा अनाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं खरीदती है, अनाज प्राइवेट प्लेयर्स भी खरीदते हैं, लेकिन किसान एक्सप्लॉइट ना हो इसलिए एमएसपी दी जाती है। सारा अनाज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद लेगी तो वो करेगी क्या इस अनाज का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ पीडीएस रिक्वायरमेंट के लिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए अनाज खरीदती है, वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी का होता है। लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी का मतलब है कि आपने एक फ्लोर प्राइस सेट कर दिया और उससे नीचे प्राइवेट सेक्टर भी नहीं खरीदेगा। तो 10 लाख करोड़ तो तब बिल होगा जब सरकार हर किसान का सारा उपज पूरे देश में खरीद लेगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, इसका फ्रैक्शन भी प्राइस नहीं आएगा। एमएसपी से यह होगा कि जो छोटा किसान है, जो मजबूर होकर कभी कभी अपनी उपज औने पौने दाम में बेच देता है, वो नहीं होगा, उसको उसकी लीगल गारंटी मिलेगी। So, second most important question. We can also take some questions from the audience after you're done. We do these questions. Okay, okay. So second most important question ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। मैम यू विल बी astonished कि सबसे ज्यादा जो रणजीत एवेन्यू में ऑफिसेस खुले हैं इमिग्रेशन सेंटर्स है। बहुत बड़े लेवल पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है पंजाब से, और युवा बहुत बड़े लेवल पे अपने सूबे को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं जॉब्स की तलाश में। और कहीं ना कहीं ये इसके दो वजह, एक अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आपकी वीरता का किस्सा सुना रही थी, आप नहीं थे। प्लीज कम। ਸੋ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਡਮ ਸੁਪਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ब्रेन ड्रेन रोक सके। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी और फिर मैं चाहूंगी कि आपके सांसद इस पे बोलें। मेरा अपना मानना है, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट ब्रेन ड्रेन हैपेंस बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज नॉट बीइंग क्रिएटेड देयर। मेरा अपना मानना है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में, पंजाब में क्रिएट करते हैं और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, अब व्यक्ति ने एमबीए किया हुआ और आप उसको ग्रेड डी की नौकरी दीजिएगा तो वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसको जहां पर ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी वो छोड़कर चला जाएगा, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसी की बात लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो हमारा स्टाइपेंड का भी प्रोग्राम है 1 लाख सालाना, वो इसी तरफ है कि आपने पढ़ लिया, आपका स्किल सेट नहीं डेवलप है, आपको हम स्किल सेट भी डेवलप करेंगे 1 साल और उसका स्टाइपेंड भी देंगे। मेरा अपना मानना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तब क्रिएट होंगी जब इकोनॉमी ठीक होगी, और इकोनॉमी तब ठीक होगी जब आप प्रॉब्लम्स को समझिएगा। आज की सरकार कहती है बेरोजगारी नहीं है, आज की सरकार कहती है महंगाई नहीं है, आज की सरकार से आप करिए बेरोजगारी है, कहते हैं पकौड़ा तल लो। महंगाई है, वित्त मंत्री कहती है मैं तो जी लहसुन प्याज नहीं खाती, आप ही के सामने उन्होंने कहा था। तो मेरा अपना मानना है कि डॉक्टर के पास अगर जाइए और डॉक्टर माने ही ना आपके सर में दर्द है तो वो इलाज कैसे करेगा। हमने प्रॉब्लम को समझा है, उस पर बहुत चर्चा की है, उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं और जरूर वो ब्रेन ड्रेन बंद कर पाएंगे। बट यू वांट टू ऐड टू दैट? ये थैंक यू सुप्रिया जी, शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, और मैं शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ करता कि ਤੁਸੀਂ आप दिल्ली से आए और यहाँ हमारा प्रोग्राम ये आप अटेंड कर रहे हैं। मैं इनका क्वेश्चन था जो कि ये इमिग्रेशन माइग्रेशन क्यों हो रही है, जिसका एक तो ये आपने बता दिया कि बेरोज़गारी एक बड़ी वजह है, दूसरी बड़ी वजह है कि काम ना करने की रुचि भी एक बहुत बड़ी वजह है। स्किल सेंटर चाहिए जो बच्चे को 8th के बाद ही उसको एक रुचि बने कि मैंने काम करना है। अभी कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, उसको पता नहीं मैंने क्या करना है, उसको पूछो क्या करना है, बोले का पता नहीं क्या करना है। अब +2 चले जो BA तक नहीं पता उसको क्या करना है। कोई भी क्लास होती है +2 के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर किसी को पता नहीं है। इसके लिए स्किल सेंटर का होना मेरा मानना है बहुत ज़रूरी है। अब +2 करके क्या करना है जी, आईलेट अब एक डिग्री होगी, आईलेट करना, बाहर जाना, बाहर जाके क्या करना है, लेबर करनी है, टोटल लेबर। एग्जैक्टली। अभी हमारा अमृतसर जो है यहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और टूरिज्म सिटी हो, टूरिस्ट सिटी होने की वजह से काफ़ी लोग बाहर से आते हैं और काफ़ी रोजगार है। अभी कोई भी स्किल का कोई भी काम ले लो, मोस्टली लोग बाहर से यहाँ काम करने आ रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। और हमारे जो लोग हैं ये बाहर जा रहे हैं। अभी होटल इंडस्ट्री में आप किसी में, आप होटल में किसी को पता करो 70% स्टाफ बाहर से है। बिकॉज स्किल्स का गैप है।
गैप है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल ट्रेनिंग की बात ही नहीं करते हैं हम 8th में बच्चे से पूछते ही नहीं है तुम्हें क्या बनना है, 10th कर लो, 12th कर लो, BA कर लो, फिर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सभी लोग ये चाहते हैं कि अभी जैसे कनाडा से फोटो आती है, घर है, गाड़ी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कितनी तकलीफ के बाद मिलती है। वहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है। अब मेहनत करते हो, क्रेडिट बनाए, कभी क्रेडिट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, वो भी बैंकिंग का सिस्टम आ कैसे, मतलब जो कमाई वहाँ होती, सिर्फ ये एक जो आप घूमने फिरने का काम है, जो चलो एक लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो ये एक बड़ी बात है कि उसकी जो चमक है उसको देखकर लोग भागते हैं, लेकिन लाइफ बहुत हार्ड है। जब हम भी जाते हैं, मैक्सिमम 100 आदमी को मिलो तो 10 आदमी ऐसे हैं जो मतलब ठीक ठाक अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब वो घूम भी सकते हैं, आपके साथ लेके भी जाएंगे सब कुछ, लेकिन 90 आदमी बिल्कुल टोटल 24/7 जॉब पे, पूरी फैमिली जॉब पे। तो कहीं वो इधर भी कुछ ऐसा कर लें। देखिए यहाँ ना तो घर की प्रॉब्लम, रहना बहुत सस्ता है, उसके मुकाबले खाना बहुत सस्ता है, घर अपना है, आपको घर से भी सपोर्ट हो जाती है, वहाँ तो सब कुछ बाहर से है। जो पंजाब में दिक्कत है, पंजाब में बाहर भेजने की दिक्कत है, ड्रग्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी है, बेटा है, जब मुश्किल से 2 है, कहीं ज़्यादा तो सिंगल एक ही बच्चा है, तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा यहाँ किसी पंगे में ना पड़े, या भाई इसको पढ़ाओ और भेज दो कि यहाँ से निकले, कि ये कहीं ड्रग्स में न लिप्त हो जाए, कहीं कोई झगड़े में ना आ जाए, कि यहाँ जो पॉलिटिक्स भी ठीक नहीं है। कोई झगड़ा हो गया तो किसी ने ये नहीं देखना गलत कौन है सही कौन है, फंसा दो उसको, फंसा दो, बस उसकी लाइफ स्पेंड कर दो, कोई किसी ने देखना नहीं है। ठीक है, झगड़ा होता है, वो कानून का काम है, कानून को करने दो, और आप इतने सक्षम हो जो पॉलिटिकल बंदे हो कि कानून सही काम करे। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक दिक्कत भी है, कोई हमारे पास से बोलता है यार मेरा काम होना चाहिए, क्या गलत ही है, ये भी एक बड़ी बात है। हर कोई आदमी डर जाता है जब कोई गलत, आप यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया, वो गलत इंसिडेंट हो गया, तो आदमी बच के निकल जाते हैं, तो लोग देखते हैं यार इसने तो गोली चला के बच गया। अब पुणे वाले पोर्श केस में क्या हुआ है, पुणे में जो पोर्श का केस हुआ, क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था तो वो बच गया है, गरीब होता तो अभी तक जेल में होता। बहुत मिसाल है, ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी यही दिक्कत है, कोई जाता है बाहर जाओ यार, मैंने कहा अब तो हालात ये हैं कि जब हम गाँव में जाते हैं, और नौजवान हैं अभी, ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक लोग बच्चे जो है बाहर सेटल हो गए हैं या सेटल होने जा रहे हैं। तो इसकी ये सबसे बड़ी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके साथ मिलकर काम करें, हम भी करेंगे, कि सब लोग इधर स्टेट में जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करें, और पॉपुलेशन है ये सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स है। आप मैनेजमेंट ठीक कर लो तो सब कुछ, यहाँ कुछ बना लो, कुछ बेच लो, सब कुछ बिकता है। और इंडिया का ऐसा कंट्री है जहाँ साइकिल से लेकर बस लाइन पे लग के मिलती है, इतने लोग हैं, सब कुछ ही बिकता है, लाइन में लग के मिलता है। अभी भी गाड़ी ले जो गाड़ी नहीं मिल रहा लाइन में, थोड़ा सा एक सिस्टम ठीक करने की बात है। बाकी वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि MBA करके सब कुछ करके भी लोग घूम रहे हैं। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको, ये जो डेवलपमेंट होती है ना, क्या होता है कि मेरा क्षेत्र है, मैं इसके लिए काम कर लिया, किसी ने किसी क्षेत्र के लिए काम कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऊपर से देखना चाहिए किस पॉकेट में क्या जरूरत है, गवर्नमेंट इसको पुश करे। कुछ एरिया है जहाँ हम तो चलो वोकल हैं, बोलते हैं पार्लियामेंट में, सब कुछ गवर्नमेंट देखती है, जहाँ कोई पार्लियामेंटेरियन बोलता नहीं है, उनका दोष क्या है। अभी हमारा पास पड़ोस है, ये गुरदासपुर है, वहाँ 5 साल हो गए, मेंबर पार्लियामेंट भी बीजेपी का है, सनी जोल है, वहाँ से आई नहीं कभी, 5 साल सरकार निकल गई, अब उनका क्या दोष है जी। अब एक भी काम वहाँ नहीं हुआ। पर फिर लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके ऊपर जवाबदेह हो। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, लोगों को पार्टी कैंडिडेट दोनों देखने चाहिए। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन औजना साहब वास्ते है, क्योंकि ये क्वेश्चन अमृतसर में बहुत जुड़ा हुआ है, और प्रेस मीट के दौरान भी ये क्वेश्चन मैडम सुप्रिया तो किया गया
कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुके अमृतसर वास्ते। बहुत लोग इस ड्रग्स की चपेट जा चुके हैं। और जिद्दां असीं प्रेस मीट कर रहे सी, किसी एक प्रेस वाले भरा ने दस्सिया कि तुहाडी जिहड़ी प्रेस मीट चलदे चलदे 2 ड्रोन फड़े गए हैं BSF द्वारा, और मैसेज आ रहे हैं कि 2 ड्रोन फड़े गए हैं। और कई नौजवान, क्योंकि मेरे आप दे कई दोस्त इस ड्रग्स के शिकंजे च फड़े गए हैं। देखो ये चीज़ बड़ी तुहानूं समझनी पऊगी कि कल्ला बंदे दे वस दी खेड नहीं है। जिन्ना च स्टेट गौरमेंट इहदे ते अपना मंशा क्लीयर नहीं करती, जिहड़ा भी CM बनता, होम मिनिस्टर बनता, क्योंकि पुलिस सब तो वड्डी दिक्कत है। पुलिस के दायरे सारा कुछ होंदा है, पता लगता है। और अजकल तो लोग बड़े वोकल ने, अजकल तो वीडियो बना पाई जाते हैं, हर जगह इशू है। पहली गल तो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है, उसकी कितनी विल पावर, असीं की सपोर्ट करते हैं। पहली गल तो असीं लोगों को लामबंद करते हैं कि लोग एक ड्रग्स ना लें, ये माड़ी चीज़ है, वो असीं करते रहते हैं। असीं पार्लीमेंट भी रखा, मैं सेंट्रल गौरमेंट को कहा कि तुसीं कुछ करो। असीं चाहुंदे हैं कि साडे बच्चे इस इलाम चों मतलब बाहर आउण। हुण इत्थे अच्छे जिहड़े सैक्रैटरिस्ट भी है नहीं गे जिहड़े उन्होंने समझा सकन। साडे फैमिली है एक अपनी कज़न ही साडी बैठी है, मतलब स्टाफ इस स्टेट को ही है नहीं गे। जे सेंटर ने ड्रग सेंटर ने सैक्रैटरिस्ट है नहीं गा, तो तुसीं उहदा फायदा भी की, जिन्होंने माइंड ही नहीं उहदा माइंड वाच नहीं करोगे। गोली ना की होया, गोली ना तो थोड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਫੀਮ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਲਕੋਹਲ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚਿੱਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਡਰੱਗ ਜੀ? 200 ਦਾ 100 ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਸੌਰੀ ਔਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ, ਚੇਨੀ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਪੰਗੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗਵਾਂਢ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਈਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ SSP, ਹੁਣ SSP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲੇਗਾ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਐਤਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ कि स्टेट एक्टिव हो गई। तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी और हम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम सिर्फ जुमले नहीं फेंकते हैं मोदी जी की तरह और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरह। मेरा अपना मानना है कि कर्नाटका और तेलंगाना दोनों जगह हमने ये प्रॉमिस किया था और हम 1000 रुपये नहीं, हम 2500 रुपये महीना ऑलरेडी महिलाओं को दे रहे हैं कर्नाटका और तेलंगाना में, और उससे उनका बहुत फायदा हो रहा है। मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है। 48 लाख करोड़ में से क्या 2 या 2.25 लाख करोड़ रुपए इस देश की गरीब महिलाओं के लिए नहीं निकल सकता है? आप ये सोचिए कि जिस गरीब महिला के पास कोई आमदनी नहीं है, अगर उसके पास महीने का 8500 रुपया 8500 रुपीज आने शुरू हो जाएंगे, उसका जीवन कितना बदल जाएगा। मेरा अपना मानना है वी आर अ वेलफेयर स्टेट। मेरा अपना मानना है हिंदुस्तान के जीडीपी का 60% जो पार्ट है वो कंजम्पशन है। वो कंजम्पशन की साइकिल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और अगर उसको आपको रिवाइव करना है तो आपको लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। महालक्ष्मी योजना वही काम करेगी। और मुझे लगता है थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी है, जब बड़े बड़े पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट्स का कर्जा माफ होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ड्राइव करेगा। 16 लाख करोड़ में माफ हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर गरीब को पैसा जाएगा तो उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। आई थिंक दिस डुप्लिसिटी हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन इंडिया एंड इट्स टाइम वी एंड दिस डुप्लिसिटी। गरीब की कर्जा, अगर किसान की कर्जा माफी होगी, आदत खराब कर रहे हैं आप लोगों की। अच्छा, और जो बड़े बड़े आईबीसी और एनसीएलटी में केसेस 80% 90% लोन माफ करके 16 लाख करोड़ माफ कर दिए एक साथ, वो आदत नहीं खराब कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है हम चीजों को दोहरे मापदंड से देखते हैं। दिस इज अ गुड थिंग। ये मुर्दा पड़ी इकोनॉमी को जरूर दोबारा से जीवित करेगा। द प्रॉब्लम इज ना कि मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछता, और मैं इसका जवाब दे दूं फिर आप जरूर बोलिएगा। मोदी जी से किसी को पूछना चाहिए, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, क्यों नहीं गया? लद्दाख इस देश का हिस्सा है, सब लोग सड़कों पे, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? पंजाब के किसान आपसे मिलना ही तो चाहते थे, क्यों नहीं मिले आप? 700 किसानों की शहादत हो गई, आपने फिर काले कानून वापस लिए। मोदी जी से कोई ये नहीं पूछता है कि जिस कश्मीर 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 की आप सुबह से शाम तक बात करते हैं, 3 सीटें कश्मीर में, 3 सीटें श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी और बारामूला, एक भी सीट पर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप तो कहते हैं कश्मीर बड़ा सुधर गया है, तो आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है कश्मीर में। दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी अपनी बातों से भागते हैं। मेरा अपना मानना है, और मुझे लगता है कि भाई यहां पर इस पर ज्यादा बोलेंगे, पर मेरा अपना मानना है कि पंजाब की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने को का दायित्व दिया है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हियर, और उसमें आम आदमी पार्टी की नाकामियों पर, उनके फेलियर्स पर, उनकी नीतियों पर हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे। हमें पंजाब की जनता ने वो मैंडेट दिया है, लेकिन उसी जनता ने दिल्ली में हमें मैंडेट दिया है कि हम एक साथ मिलकर बीजेपी को रोकें। तो हमें तो जनता की सुननी पड़ेगी ना। हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव मीडिया को जवाब देने के लिए या टीवी डिबेट्स में जाकर या पैनल में डिस्कशन करने के लिए या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हम जनता के पास जा रहे हैं वोट के लिए, और जनता जो हमें मैंडेट दे रही है हम वो कर रहे हैं। पंजाब में जनता ने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी को अपोज करिए, आप ऑपोजिशन में बैठिए, लेकिन दिल्ली में उस जनता ने कहा है कि नहीं, आप आम आदमी के साथ हाथ जोड़िए और बीजेपी को रोकिए। तो हम तो जनता की सुनेंगे, और मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता से बड़ा और किसी का मत नहीं होता है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये ले लीजिए, कोई बात। देखिए ये जो सवाल है, ये सब जगह होता है, क्योंकि जब इलेक्शन लड़ना है किसी ने, तो वो आपकी अच्छाई तो बनाएगा नहीं, वो अच्छाई को भी बुराई बना के दिखाएगा। अब ये मुद्दा है क्या कि कौन किससे लड़ रहा है, किससे मिलकर नहीं लड़ रहा है। मुद्दा तो देश में आपने क्या किया है, देश में आप कॉन्स्टिट्यूशनली आपने काम क्यों किया, कॉन्स्टिट्यूशनल से बनी हुई सरकारें क्यों तोड़ी। जैसे बहन जी ने बताया है, मणिपुर जैसी घटनाएं क्यों हुई, हाथरस जैसी घटनाएं क्यों हुई, पब्लिक सेक्टर यूनिट आपने क्यों बेचे, अग्निवीर योजना आप क्यों लेके आए, किसान क्यों सड़कों पर बैठे हैं, महंगाई इतनी क्यों बड़ी। मुद्दा है 50 रुपये किलो वाला 50 रुपये लीटर तेल आज 200 का क्यों है, पेट्रोल डीजल 50-60 रुपये था, आज 100 रुपये लीटर है। ये मुद्दे हैं जिसके लिए आपको बनाया था। सरकारें बनाना दिए, लोगों ने देखना है कौन किसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है।
क्या कांग्रेस वहाँ इकट्ठी लड़ रही है, यहाँ अलग लड़ रही है? इसका महंगाई से साथ कोई ताल्लुक है? इसका लोगों की जो परेशानी है उसके साथ कोई ताल्लुक है? क्या हमने हमारी वजह से ये महंगाई हुई है? ये तो बेकार की बातें हैं, ये तो पहले भी होता रही है, पहली बात है। अभी केरला में हम सीपीआई के साथ हम अलग हैं और पिछले 45 साल से अलग है, लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट बनाने की बात आती है तो हर जगह क्षेत्रीय पार्टी का अलग से है, नेशनल पार्टी का अलग दार है, वो नई पार्टी है, उनका अपना है, उनके मन में एमएलए जीते हुए हैं, वो सोचते हैं हम बड़े पावरफुल हैं, हम अपोजिशन में हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज है, हमारा अपना काम करने का तरीका है, हम मानते हैं हम ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ये तो हर जगह अलग अलग है। लेकिन अब दिक्कत, अब इलेक्शन किस बात की हो रही है? प्राइम मिनिस्टर की। ना तो स्टेट का गवर्नमेंट इसमें सीएम चेंज होना है, ना सीएम बनना है। बात तो देश में जो माहौल खराब हुआ है वो किसने किया है, क्यों किया है? जहाँ हम कह रहे हैं महंगाई हुई है, वो बताएं कि महंगाई नहीं हुई, वो बताएं आपका। हम कह रहे हैं देश 100 भूखमरी में 106 स्थान पे चला गया, पर कैपिटा इनकम 143 पे है, वो बताइए ये कैसे है? ये बात तो अब इसकी होनी है, मुद्दों की बात करनी नहीं है। कभी मंगलसूत्र की बात होगी, कभी भैंस की बात। ये प्राइम मिनिस्टर के मुद्दे हैं। प्राइम मिनिस्टर है, उसने देश चलाया है, वो इकॉनमी की बात करे कि मेरी महंगाई हुई क्यों हुई है। अब हर कोई परेशान है। अब इनकम टैक्स टेरर है, वो बताइए कि इनकम टैक्स टेरर को है। किसी को मुश्किलात है, कोई ऑनलाइन ही आप उसको फेसलेस अपना केस रिप्रेजेंट करते हो, वो साल में फैसला आता है, 2 साल में तो कोई जवाबदेही नहीं है। जीएसटी की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, ये क्या डाकू चोर हैं? पॉलिसी देखो, सिस्टम आपका फेल है, उसको रोक नहीं पा रहे, तो आप जवाबदेह किसको बना रहे? पर इस पूरे चुनाव में मोदी जी ने रोजगार पर, महंगाई पर, गरीबी पर कोई बात नहीं करी है। जैसा कि कह रहे हैं कि 400 का सिलेंडर 1100 पे हो गया, कोई जवाब नहीं। कल तो मोदी जी ने हर हद पार कर दी और यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, बोलना नहीं चाहिए। कल मोदी जी मंच से बोल रहे हैं मुजरा, ये शब्द बोलते हैं प्रधानमंत्री। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की। कांग्रेस आएगी तो परसों मोदी जी ने कहा कांग्रेस वाले आएंगे तो आपके बैंक अकाउंट बंद करके आपका पैसा ले लेंगे, आपका बिजली का कनेक्शन काट के अंधेरा कर देंगे। मेरे लड़के ने कहा आपको बोलना चाहिए, कांग्रेस आएगी तो बेल बजा के भाग जाएगी, कांग्रेस आएगी तो आपके नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चुरा लेगी, कांग्रेस आएगी तो मटर पनीर का पनीर गायब कर देगी। ये बातें बोलने वाली है प्रधानमंत्री को। मतलब क्या ये हो क्या गया है? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। जब पूरा विश्व हमारे खिलाफ था, इंदिरा गांधी जी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल बदल दिया। ये क्या बात करते हैं? चीन का नाम नहीं ले पा रहे और एटम बम की बातें करते हैं पीएम। नहीं, ये तो देखिए, मोदी जब भी चुनाव लड़ते हैं, मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं उनके, मुद्दों पे चुनाव नहीं है, ये तो दूषणबाजी पे चुनाव है। अभी एटम बम है, जिस कांग्रेस का इतिहास है कि महात्मा गांधी जी ने लाठी से और तन पे एक कपड़ा लेके आज़ादी दिलाई है, उसको एटम बम की बात कर रहे हैं ये लोग। वो लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेशनलिज्म की, जिनके खुद के हेडक्वार्टर पे मतलब 50 साल झंडा नहीं फहराया, वो बात करेंगे हमारे से नेशनलिज्म की। देखिए, वो एक मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है और झूठ का बड़ा उनके पास डंप है, कह सकते हो, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा। वो आज बात कहते हैं, कल क्या है उसको उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम जो बात कहेंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद हमने फिर चुनाव में जाना है। हम तो कह रहे हैं जवाबदेही तय करो, जो हम अब लीडर बोलते हैं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो उनके भाषण है पुराने, क्या उनकी जवाबदेही तय है? अब लोगों को तो ये करना चाहिए कि मोदी साहब जी के पुराने भाषण उठाओ, 14 के 19 के, उसके ऊपर चुनाव का फैसला करो। अब क्या करना इसको तो छोड़ो आपने। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, रुपया डॉलर 1 पे, पेट्रोल डीजल 35 पे, किसान की दुगनी आय, चीन को लाल आंख, सब क्या जुमले हैं। इस तरीके से चलाया जाता है कि राइट बिफोर इलेक्शंस मूवीज आती हैं, बॉलीवुड ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲਈ ਹੈ। कभी मूवी आओगे एक्सीडेंट, पर सारी मूवी फ्लॉप होती है, लेकिन सारी की सारी फ्लॉप होती है। देखिए आप उनकी प्रोपेगेंडा का तरीका, एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ਹੁਣ ਧਾਰਾ 371, एक पिछली बारी आई सी अटैक्स और पूरी, और कांग्रेस ने कभी यही गुरतेज जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 बार रिलीज करनी पड़ी थी और उसके बाद भी फ्लॉप हो गई, तो लोग भी देखने को तैयार नहीं। वो देखो पता की गल है, जो
ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖ। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਵੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾ ਲਊਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਲੀਕੇਜ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਵੇਟਰ 4 ਕੁੱਟ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਲੀਕੇਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲਸ, ਫੰਡਸ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏ हैं और कंपनी बाग ਦੀ और ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤਲਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਓ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ MLA ਹੋਵੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੌਪੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚੌਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 375 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं। जितना ਤੁਹਾਡੇ दिल्ली रिंग रोड है, अमृतसर पहला सिटी है नॉर्थ का पहला सिटी है जिसके सराउंडिंग में रिंग रोड बन रहा है 75 किलोमीटर। अब ये डेवलपमेंट है। अब लोग मैं अभी जा रहा हूँ सबको मिलने, तो लोग कहते हैं कि हमें, क्योंकि पहले क्या था, एक भरम बना रखा है कि जैसे एक लीडर बन गया, 30-40 गनमैन लिए तो वो घूमता है, शादी पे चले गए, इधर उधर घूम लिया, तो उन्होंने वो यही सोचते हैं कि यही मेरी ड्यूटी है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग बोलते हैं ये भी ड्यूटी है, ठीक है जब आ सकते हो, लेकिन साथ साथ तेरी दूसरी भी ड्यूटी काम की सोशल वर्क है। जैसे अभी किसानी मुद्दा था, मैं 1 साल धरने पे बैठे रहे,
यूक्रेन में डॉक्टर फंस गए, आपको पता जब यूक्रेन वॉर लगी, यूक्रेन रशिया, तो मैं बगैर बताए अपनी फैमिली के एयरपोर्ट पे जाके फ़ोन किया कि मैं यूक्रेन जा रहा हूँ। मेरे को पता था ये झगड़ा करेंगे, न्यूक्लियर वार का चांस है, क्यों जा रहे हो? तो मैंने सोचा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप उसके मेरे पास आए थे तो वो रो रहे थे, तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बोले कुछ भी करो लेकिन तू नहीं करना है। फिर मैंने बोला क्या कर सकता हूँ, चला जाते हैं, कुछ ना कुछ जो होगा वहाँ करेंगे। फिर गए, कुछ ना कुछ हमने जो हेल्प भी की, मन की सब की। अभी ये बातें होती हैं कि देखो आदमी क्या कहता है, तकलीफ में हुए तो तकलीफ में हर कोई आदमी एक मतलब एक चाहता है कोई साथ में अगर खड़ा हो, उस तकलीफ की बात हो। और ये लोगों को पता है, या कोई भी दुर्घटना हो जाए, कुछ हो। मैं एक दिन माता चिंतपूर्णी के जाते समय एक बस खाई में गिर गई, यहाँ से प्रवासी भाई थे, तो मेरे को सुबह पता चला। मैं पार्लियामेंट में गया, मेरा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने फ़्लाइट बुक कराई उधर से, और मेरा ख्याल 1:30 बजे की फ़्लाइट थी, 2 बजे की। मैं वहाँ 4-5 बजे वहाँ चला गया, वहाँ उनका पता लिया, सबको मिला, और वहाँ हमारे कांग्रेस के कुछ नेता थे, कुछ वहाँ हेल्प दी, थोड़ा बहुत पैसे का उनको कुछ चाहिए था, वो सारा हेल्प करवाया। तो शाम को मैं 8 बजे फ़्लाइट लेकर फिर मैं वापस वहाँ चला गया दिल्ली। सुबह पार्लियामेंट में था, तो ना भी जाता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मतलब क्या है कि मेरे इधर के लोग हैं, प्रवासी भाई हैं, उनको ये महसूस ना हो कि गुरजीत हर जगह तो होता है, लेकिन आज मैं तो हमें ज़रूरत थी, वहाँ नहीं है। वो जम्मू थे, जम्मू जाके वहाँ से वापस सेम डे वापस भी चला गया। तो ये बात तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने क्या करना है, कितना करना है। ये बात मैंने रखी है कि ये शहर है, सिटी है, ये एक आस्था का केंद्र है, और इसकी कुछ मीनिंग्स हैं कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एक्ट है, वो ज़्यादा नहीं तो उसके साथ कुछ 75-80% तो मेल करता हो, बिल्कुल उसके उल्ट नहीं हो, लेकिन वो उल्ट रहा है। बेसिकली जो हम कह रहे हैं ये तो एक रिकॉर्ड है, कल को कोई बात गलत निकलेगी तो मेरे बच्चों के लिए भी तकलीफ है। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं, मैं अब किसी को बोलोगे ट्रक बंद करोगे, हाँ मैं कर दूंगा बंद के, कैसे करोगे बताओ तो सही लोगों को। वो कि अभी इधर मैं सुन रहा था, मैं ये सारी ट्रैफिक ठीक कर दूंगा, सारी गलियाँ ठीक कर दूँ, कैसे करोगे? लोकल बॉडी का सब्जेक्ट है, लोकल बॉडी प्रोजेक्ट नहीं बनाएगी, कैसे कर सकते हो आप? लोकल बॉडी प्रोजेक्ट बनाएगी, आप ये कहो कि मैं पैसे ला के दूंगा। अभी ये बात लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत फर्क हो गया है। अब लोगों को सब पता है कि ये, इसीलिए तो कहते हैं कि चुनाव में इनसे कुछ भी करा लो, सब कुछ करते हैं, बाद में नहीं करते, क्योंकि चुनाव में लोग भी सुनना चाहिए, पसंद करते हैं। लेकिन मैंने ये अब सिस्टम चेंज कर दिया, मैंने बोला आप सच सुनो, आपको सच सुनना पड़ेगा और सच ही करना पड़ेगा। आपका सच सुनकर भी लोग आपको चुनेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल है ना। मेरा दूसरा स्लोगन है, दिल की सुनो, दिल फिर चुनो, मतलब औजला चुनो। मैं मुंह से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दिल की सुनो, औजला चुनो। दिल की क्यों कहता हूं, मैं भी कह गया, ठीक है, दूसरा भी कह गया, आप फैसला करो ना। फैसला दिल से करना है कि क्या है, इसने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना झूठ बोल रहा है फैसला ऊपर के। फिर मैंने इनको बोला कि अब यूट्यूब है सबसे बढ़िया, मैं सोशल मीडिया को मान रहा हूँ, इसके बड़े पंगे भी हैं, लेकिन जब काम ठीक करना है फिर कोई पंगा नहीं। उसमें वो है जो मिक्स करके आवाज़ इधर लगा के उधर लगा के कई चीज़ें होती हैं, ये चलता है। लेकिन जो ठीक आदमी है उसके लिए जो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब आपकी बात डायरेक्टली लोगों तक पहुंचती है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैंने बोला मेरा यूट्यूब पे गुरजीत सिंह औजला भरो, आराम से 3 दिन है इलेक्शन में, 4 दिन, आप डेली इसको स्क्रॉल करो, एक एक वीडियो पार्लियामेंट की, एक एक जो एजिटेशन है, एक एक गिरफ्तारी, एक एक चीज़ आपके मुद्दों की होगी, एक एक मेरी प्रेस वार्ता आपकी होगी, मेरा उसमें कुछ नहीं होगा। तो ये सराउंडिंग ये लोग चाहते थे। अब पहले पता नहीं चलता था प्रेस में वो क्या आज बोल दिया, 5 साल बाद क्या बोल रहे, लोगों को पता नहीं चलता था, लोग भाग जाते थे। अब लोग इक्वल चलाते हैं, कल तूने ये कहा था आज क्यों कह रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। मैं तो भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है अब होनी। देखिए ये अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम लोग सच पे आएंगे। अब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जो अभी लोगों को हो सकता है कोई बात समझ में ना लगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि बहुत लोगों को ये बात समझ में है। जब आप डिफाइन करके बात करोगे तो लोग भी मानेंगे, ठीक है। अब हर की बात मैं रखता रहूँगा अपने पास, तो कल को फिर परसों अगली इलेक्शन में जवाब देंगे। लेकिन जब लोग
पता होगा कि काउंसिलर को पकड़ना है, एमएलए को पकड़ना है कि एमपी को पकड़ना है। अब फ्लाइट चलानी है तो अब काउंसिलर को पकड़ोगे फ्लाइट चला दे, वो बेचारा कैसे चला देगा? ना एमएलए चला सकता है, ये तो एमपी की ड्यूटी है। सो ड्यूटी भी डिफाइन होनी चाहिए। इसीलिए मैंने अमृतसर के बड़े अच्छे लोग हैं, ये सब जानते हैं, और ये इसीलिए बोला मैंने दिल की सुनो और औजला चलो। नहीं मैं कह रहा सी ਹੁਣ ड्रग्स वाले इशू तो कैप्टन साहब फस गए ना। गुटका साहब कह रहा कि फट के कहता मैं 4 हफ्ते खत्म करूंगा, लोग वोटा तो पाती पर 5 साल लोगों के भी खाते गए, आप भी गए, प्रॉब्लम उत्थों की उत्थे की वो चीज़ याद रखी। सो वो कर सकते सी, उन्होंने नहीं किया, वो तो मैं समझ सकता है क्योंकि वो सीएम सी, वो कर सकते सी। बट जी भी गल करनी बनती, मैं तो यही कहूँगा कि वो सही कहो कर सकते। दूसरे का अज वोटा लैन के चक्कर सब कुछ अपने को रख लोगे, वो फिर कल तकलीफ देता है। शुरू से ही हम संविधान की बात करते आ रहे हैं, जब से इलेक्शन शुरू हुआ है संविधान खतरे में है, वो संविधान चेंज कर देंगे। मैडम हमारा जो संविधान है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, तो इनमें से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 आर्टिकल्स है, और जो इंग्लैंड का है उनका अपना कोई संविधान ही नहीं, कस्टम। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है भी जो +2 के बच्चे हैं, क्योंकि +2 के बच्चे हैं उन चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में है, तो उनके लिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंपलसरी कर देनी चाहिए क्लासेस में, स्कूल्स में, ताकि जो आने वाले जो है टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सके भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि हर हिंदुस्तानी को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों वो जरूरी है समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात में थोड़ी सी एक चीज ऐड करूंगी। आपने कहा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, देयर इज नो डाउट। आई थिंक हर किताब का, हर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ईथॉस होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ईथॉस हमारे प्रियम्बल में है, वी आर अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके इतर जाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, और उसके खिलाफ हम पूरी तरह से काम करेंगे। या फिर जो मेन जो आइटम्स है जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो सबको पता होना चाहिए भी हमारे फंडामेंटल राइट्स। आई एग्री विद यू, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी टॉट एंड शुड बी लर्न्ड बाय एवरी इंडियन। और जो 18 साल का बच्चा है जो उसको हम वोटिंग राइट दे देते हैं, पर उसको ये नहीं पता होता भी वोटिंग राइट में हमें किसको वोट देना है। हम असेंबली की इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट की लड़ रहे हैं, या कारपोरेशन की लड़ रहे हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, आपने बोला जो है वो हम जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन वो तो होनी चाहिए, और जो आपने बोला भी एजुकेटिव जो बच्चे हैं हमारे जिन्होंने डिग्री ले रखी है उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी देंगे, 1 लाख जो है उनको जो देंगे। 1 ईयर स्टाइपेंड ऑफ 1 लाख, पहली नौकरी पक्की। ये है भी एजुकेटेड लोगों को तो हमने दे दिया, जो इलिटरेट है, जो अनएजुकेटेड है, उनके लिए हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या है? नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में है, हम ये नहीं कहते कि हम एजुकेशन का बजट बढ़ा के 10% कर देंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ का बजट कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट ईयर आफ्टर ईयर घटा है पिछले 10 सालों में। मुझे लगता है एजुकेशन और स्वास्थ्य दोनों पे ज्यादा खर्च होना चाहिए। मैडम सुप्रीत जी, मैं मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटीज टू पंजाब गवर्नमेंट। मेरी इंट्रोडक्शन है जी, मेरा तुसी एक हुणे औजला साहब के बारे गल की थी कि उन्होंने पार्लीमेंट में बहुत ही दलेरी का परिचय दिता जो वो वाला इंसिडेंट होया सीगा। तो पहला तो मैं उन्होंने बारे होर एड अप करांगा जोड़ा कि इतने हॉल से बैठे मेरे ख्याल किसी को भी नहीं पता है उन्होंने एक डिफरेंट आस्पेक्ट है लुकिया होया कि वो डिसेबिलिटी रिलेटेड भी बड़े सेंसिटिव ने, एंड उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान 500 तो बाद डिसेबल्ड लोगों को मोबिलाइज किया अपने एमपी राइड तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हुण मेरा पहले डायरेक्ट क्वेश्चन है कि तुसीं सहमत हो मेरे नाल कि तुहाडे मैनीफेस्टो दे विच एक 6वां पिलर मिसिंग है विच इज दिव्यांग न्याय। तुसीं 5 न्याय दे दिते ने, ते जिहड़ी कि सब तो वड्डी माइनॉरिटी इंडिया दी एज पर सेंसस 2%, अनऑफिशियली इट्स 15%। 22 करोड़ बंदा हिंदुस्तान का डिसेबल्ड है, एंड हर बंदा कितने ना कितने कनैक्टेड है नाल। तुहाडे मैनीफेस्टो दे विच एक 6वां पिलर मिसिंग है, कि सहमत हो मेरे नाल? मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। आपने औजला भाई का एक और एस्पेक्ट बताया, उसके लिए धन्यवाद।
अगर आप इस मैनिफेस्टो का पेज नंबर 9 पढ़िएगा तो वो पूरा सेक्शन डिसेबिलिटीज पर है। आपकी इस बात को शायद हम अगले मैनिफेस्टो में अगली बार जरूर गौर करेंगे कि एक पिलर होना चाहिए दिव्यांग का या डिसेबिलिटीज का। और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति डिसेबिलिटी नहीं होता है, अराउंडेड कनेक्टेड फैमिलीज पर प्रभाव पड़ता है, पर उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि पेज नंबर 9 पर पूरा एक सेक्शन हमने डिसेबिलिटीज पर रखा है। Such economic policy power decrease in unemployment, inflation. Moreover, it increase the cash flow in the economy. Please encourage foreign direct investment and foreign institutional investment with the collaboration of Indian companies. Moreover, please create a more and more seminar for business awareness. Fair enough, it's a good suggestion. We will do that. FDI in this country has been falling consistently for the last 4 years. I think we are talking about every section of society, तो उसमें ये भी आएगा. We've all recently witnessed the amount of mental health issues and suicides amongst doctors due to the insane working hours and toxicity in the environment. Can we expect some policies to create a safer working environment and especially stricter laws for people who do violence against doctors? I do believe, and I'll be very honest with you, I'm married into a family of doctors. From my father-in-law to my sister-in-law to my brother-in-law, everybody is a doctor. My husband isn't. I'm married into a family of doctors, and I see the kind of stress that doctors undergo. Also because you're dealing with human life. What you decide in terms of prescription and what you decide in terms of surgery is going to impact the person's longevity and their life. So I agree with the fact that doctors should be safeguarded. I think when we come to power, this is something that we would want to certainly consider. So diesel was around 53 or so. Now it is 100. And I believe this government has introduced so many cesses in this. One of them is some road infrastructure cess. It is quite a lot. If you come back to power, and I wish you come back to power, will you bring it down to that level? And second, one more. We are being charged that cess, road cess for something, development cess. And at the same time, exorbitant prices of these tolls. Going from here to Chandigarh, I think it is one way 500 rupees. Yes. When the Congress was in power, the crude oil prices at the global level were $150 a barrel. Today, crude oil is at $70 a barrel. You are still paying about 100 for petrol and almost 90 to 95 for diesel. And that's simply because the government decided to profiteer and tax fuel in this country. The reality is that this government has increased excise duty on fuel 13 times. और इन्होंने excise भी वो वाली बढ़ाई जो वो राज्यों के साथ साझा नहीं करते. Not basic excise but special and additional excise. So I do believe that the heavy fuel taxation needs to be rationalized, because it's also true that large inflation is on account of large high prices of diesel and petrol. So your first question has been answered. I do believe there is a huge scope for bringing down toll prices across the country. मैं दिल्ली लखनऊ के बीच में बहुत जाती हूँ, 2000 रुपए लगता है एक तरफ का, and I might as well fly that flight, you know. So मेरा अपना मानना है कि बहुत स्कोप है रैशनलाइजेशन का, स्पेशली when you're charging so much on road infra. जब आप गाड़ी भी खरीद रहे हैं तब भी आप इतना सेस और टैक्स पे कर रहे हो और फिर टोल इतना देना, I do believe मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है. It's worth considering. खेलों के बारे में आपके मैनिफेस्टो में क्या है? और औजला साहब से अभी अमृतसर जो खेलों के लिए जाना जाता था, खास करके क्रिकेट के लिए, क्योंकि आज़ादी से पहले और आज तक दिल्ली से भी ज़्यादा टेस्ट प्लेयर जो हैं अमृतसर ने दिए हैं, उसके अलावा हॉकी में और सभी में. मैं आपसे पूछना चाहता हूं भी इसमें रोड मैप आपका क्या है जो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इसके बारे में क्या? और सबसे बड़ी बात है जो पीछे स्पोर्ट्समैन की जो पोस्टें हैं वो लगभग जब प्राइवेटाइजेशन हो गई तो सभी स्पोर्ट्समैन की पोस्टें खत्म हो गई हैं, तो उसके बारे में आपका क्या पॉलिसी? मैं थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल है. बिल्कुल जो क्रिकेट स्टेडियम है ये पूरा खेल पर ही है, ये पूरा पन्ना. हाँ, ਜਿਹੜਾ क्रिकेट स्टेडियम है ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमृतसर में 29 क्रिकेट प्लेयर पैदा हुए हैं. 29? यस, ओनली इन अमृतसर. जिन्होंने 13 बिफोर इंडिपेंडेंट 1947, 16 आफ्टर 1947. तो ये 16 जो 29 प्लेयर पैदा हुए हैं, लेकिन अभी तक उस लेवल का
स्टेडियम हमारे पास मिला ही नहीं है। वो ग्राउंड है, ग्राउंड में अपना बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात रखी थी कि 29 प्लेयर पैदा करने वाले इस अमृतसर में क्रिकेट स्टेडियम होना बड़ा जरूरी है। कई ऐसी जगह बने हुए हैं, बना रहे हैं, यहाँ कोई देन ही नहीं है, कहाँ कोई भी प्लेयर पैदा नहीं हुआ। लेकिन अमृतसर में अभी भी आप सुबह निकलेंगे, संडे को निकलो, पूरी ग्राउंड, पूरी गलियों में क्रिकेट चल रहा है, पूरी गलियों में। अब इतना बच्चों को शौक है। तो इसके लिए मैंने जो आवाज़ उठाई थी वो अभी BCCI के ध्यान में है, लेकिन अभी सरकार अब 4 तारीख की वेट करते हैं, तो मैं तो उसमें कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी इससे ज़्यादा भी बड़ी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्स सिटी अमृतसर में होनी चाहिए। ब्रिलियंट। ऑल इन वन, सभी ग्राउंड, जितने भी ग्राउंड्स हैं वो एक जगह पे हो। जी। आपके सेशन से पहले मैं बता चुका हूँ कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, और मेरे को इसमें क्या हेल्प चाहिए। जैसे अभी एग्जीबिशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर की बात हुई थी, तो मैंने बोला कि सरकार को, मेरी CM से बात हुई, जो पंजाब के CM है, उस दिन जब राष्ट्रपति जी आए तो SGPC प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे। मैंने बोला जी आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अमृतसर के, अब बाईपास बन गया है रिंग रोड, इसके ऊपर सरकार मिनिमम 100 एकड़ ज़्यादा भी ज़मीन लेके रख ले, अपनी सरकार रख ले। और हमारे पास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ज़मीन है। ये क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ज़मीन बेचते हैं, अफसर सब रले हुए हैं, ये डेवलपमेंट के काम के नाम से खाए जा रहे हैं। और अब मेरा ख्याल लास्ट थोड़ा ही बचा हुआ है, तो उसमें क्या है कि हमें एक तो एग्जीबिशन सेंटर बनाना है, थरूर साहब थे पहले कन्वेंशन सेंटर, तो उन्होंने बताया कि ये स्टेट का काफ़ी बड़ा रोल है। तो मैंने अभी आपसे ये जो ये स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, सेंटर क्रिकेट स्टेडियम की, इसमें जो पॉलिसी हमने बनानी, जो फॉर ऑल, जो सारे इंडिया के लिए होगी, वो ये होगी कि हमें देखना होगा कि क्या चीज़ कहाँ चाहिए। ये नहीं बात कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ तो मैं वो सारी चीज़ अपने उठा के ले आऊँ, उसका फ़ायदा भी ना हो। पहले तो ग्राउंड रियलिटी जाननी चाहिए। जैसे कन्वेंशन सेंटर है अमृतसर में, फुटबॉल है 1.5 लाख आदमी का, लोग आते हैं, डेली आते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। तो इधर कन्वेंशन सेंटर होना भी ज़्यादा मतलब लोगों के लिए लाहेवंद है, हमारे लिए भी, देश पंजाब के लिए भी। अब क्या है, कन्वेंशन सेंटर के लिए सरकार मदद नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम ये पॉलिसी लेके आएंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी भी कोशिश होगी, थरूर जी से भी मैंने बात की है, अच्छी पॉलिसी सरकार भी अमेंडमेंट करेगी, ऐसी कोई बात नहीं कि उसको नहीं लेके आएंगी। कन्वेंशन सेंटर जैसे यहाँ अमृतसर में बन सकता है, जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कोप है, तो वहाँ जैसे किसी और स्टेट में भी एक ऐसा बन सकता हो। पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे उसको बनाने का, सरकार उसकी ज़मीन दे स्टेट गवर्नमेंट, और उसका जो रेवेन्यू है उससे वो रेवेन्यू अच्छा, क्योंकि उसमें होटल भी आए, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स भी आए, उसमें स्पोर्ट्स भी आए, उसमें एग्जीबिशन भी है। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ऐसे स्पोर्ट्स में, अब मान लो मैच करवाना है, 10,000 आदमी लेके आना है उसमें, तो 10,000 गाड़ी खड़ी कहाँ करनी है। एक आदमी जो 10,000 नहीं 5,000 गाड़ी होगी, कहाँ खड़ी करोगे। कोई मैच कराना है, कोई कन्वेंशन है, कुछ बड़ा 3,000 आदमी कन्वेंशन के लिए आ रहे हैं, तो अब सेंटर तो बन गया। अभी ये क्या कह रहे हैं, ये सिटी में दे रहे हैं जगह, मैं उसको अपोज कर रहा हूँ कि सिटी वाली जगह बेच दो, इतने पैसे के साथ आप सारा काम कर सकते हो, इतनी महंगी ज़मीन है। तो आप बाहर निकल जाओ, लोग अपने आप जाएंगे, सिटी कनेक्शन बड़ा भी होगा वो। अब सबसे बड़ी बात तो है फुटबॉल कैसे कराना है। एग्जैक्टली। अभी आप मानो कन्वेंशन सेंटर में 4,000 आदमी आ रहे हैं, 3,000 गाड़ी आ रही है, वो कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, वो इजीली मूव कैसे किधर को करेगी। तो ये यहाँ भी बनाना हो। अभी इसके लिए मैंने सरकार के साथ भी काम करना है, जो अपना, जो मैं आपका काम है, जो स्पोर्ट्स की बात की है, कन्वेंशन सेंटर की बात हुई है, ये पैसे अभी खेलो इंडिया में दे रहे हैं, लेकिन वो चुन चुन के दे रहे हैं, जहाँ उनके आदमी हैं उनको दे रहे हैं वहाँ, क्योंकि मिनिस्टर टू मिनिस्टर वेरी करता है। कुछ मिनिस्टर अच्छे थे, मैंने उससे अच्छा काम भी दिया है, लेकिन ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस समय है भी पंजाब का, लेकिन उसने पंजाब के लिए कुछ भी नहीं दिया। ये अनुराग है ठाकुर, आपको पता ही है, मतलब मैंने 4 बार उसको बोला कि मेरा खेलो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एक स्टेडियम बनना है, लेकिन अभी तक वो हवा में है। बस एक ही जो इनकी चिंता है, मैं ये कह रहा हूँ, हमें पॉलिसी कुछ अच्छी बनानी होगी, क्योंकि स्टेट के पास पैसे नहीं है, ये आप मान के चलो। ये 3-3 लाख कर्जा है, 4-4 लाख कर्जा हो चुका है, उसमें पैसे जाए जा रहे हैं, रेवेन्यू कम है, लेकिन वो फेलियर स्टेट का, स्टेट उसको कैसे ग्रो करती है। लेकिन जो सेंटर कर सकता है वो मैक्सिमम पॉलिसी ऐसी करे, जैसे हमारे जैसा सिटी है, इसको लिए ऐसे जो 2-4 प्रोजेक्ट दे दो
तो अपने आप ही ग्रो हो जाता है जी। True. इसके लिए आप एक फीडबैक जो यहाँ से है, आज का जो ये आपको मिलाने का एक ही वजह है कि आप इनकी फीडबैक जब आप कल काम करें तो आप इसकी गवाही दें कि ये चीज़ें वहाँ चाहिए। मुझे लगता है कि जो लिंगडो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके तहत जब इलेक्शंस में दिक्कत आई, वो उसने जो नर्सरी ऑफ पॉलिटिशियंस था वो बंद कर दिया। मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन जरूर होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में। अगर आप 18 साल के बच्चे को बोल रहे हैं कि आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इलेक्शन ना करने का कोई मतलब नहीं है। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत यकीन रखती हूँ और मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना स्टूडेंट बॉडी चुने। आई एंटायरली अग्री देयर शुड बी इलेक्शंस। Please sit down and speak. It's okay. I'm a great fan of yours. Oh, thank you. Yeah, really. And I'm so honored to be, meeting. The honor is all mine, ma'am. And secondly, I want to ask you: is this India alliance a permanent fixture or only till the elections? And is this basically to defeat the party at the moment, or is going to be a sustainable one? So the reason why we've come together is because we have a larger vision in place, and the larger vision is that at any cost this document has to be preserved. This is the Constitution of India. We can't play around with this. We are absolutely certain about that. I think like-minded parties have come together to protect and safeguard the Constitution. I'm reasonably certain on the 4th of June we will form the government together, and there will be larger collaborations, there will be larger cooperation, there will be larger alliances that we will seek amongst ourselves. Yes, we have come together for elections, but I think this is a reflection of 60 to 65% of this country's vote share that doesn't want the incumbent in power. And I think we owe it to the people of this country to stay united, to stay together, and to defeat fascist forces. Thank you. Thank you. Thank you very, very much. Home Minister का सवाल है. This is just a thank you note. Thank you so much for being a part of this meeting, and I feel so proud when I see women like you, dynamic women like you, who hold the stage with equal. I feel equally proud to see you because I think you can be easily here and not just there. मैंने मेरे घर में लड़ाई लगवा दी है. Thanks very much. Such a pleasure to be here. You've all been wonderful. हम फिर मिलेंगे और लंबी बातें करेंगे. पर उससे पहले आपको इनको सांसद बनाना है, सदन में भेजना है, and of course we'll meet again soon. Thank you.